तो हेलो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और मैं सच्ची घटना लेकर वापस आ गया हूँ। आज की हमारी ये घटना है। आज की घटना में, आज की कहानी में पुलिस वालों ने कैसे सिर्फ एक पर्ची से केस को पूरा सॉल्व किया। वो कहते हैं कि पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकती है, कितने भी अनसुलझे केस सुलझा सकती है। तो हमारे भारत में दो तरह के पुलिस वाले, तो जनरली दो तरह के पुलिस वाले होते हैं। एक वो जो चाहते हैं कि जल्द से जल्द केस खत्म हो जाए, कोई भी केस आता है वो चाहते कैसे भी खत्म हो जाए, चाहे क्लोज कर दे, चाहे मतलब मेहनत नहीं करना चाहते। एक वो पुलिस वाले होते हैं जो हर एक केस को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। और ये कहानी कुछ ऐसे ही पुलिस ऑफिसर की जिन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया। तो चलिए आज कहानी सुनाता हूँ आज की, जो कि बहुत ही अच्छी होगी। तो ये कहानी है महाराष्ट्र के भिवांडी की, जो कि थाने के बराबर में है। वहाँ का एक लोकल पुलिस स्टेशन है निजामपुरा। तो एक रोज 20 जनवरी 2022 इस दिन वहाँ के पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आती है। एक अनजान शख्स का कॉल आता है और वो अनजान शख्स बताता है कि सर, हमारे मोहल्ले में, हमारे एरिया में एक बूढ़ा है जिसमें से खून निकल रहा है। तो पुलिस ये सुनते ही फौरन एक्शन में आती है और वहाँ पे लोकल टीम भेजती है। तो अब लोकल टीम जैसे ही पहुँचती है तो देखती है उस बूढ़े को खुलती है। जब बूढ़े को खोला जाता है तो उसमें से एक लाश निकलता है। लाश की हालत ठीक थी। ठीक से मेरा मतलब कि किसी भी तरह से चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश नहीं की गई थी। तो ये पुलिस के लिए एक अच्छी खबर थी। तो पुलिस सोचते कि चलो कुछ मिल जाए इसके बॉडी से, तो इसका आइडेंटिफिकेशन हो सके कि ये कौन है, कहाँ से आया, कहाँ का रहने वाला है। जब वो छानबीन करती है तो पुलिस को कुछ नहीं मिलती, उसका बॉडी से कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं मिलती है तो सिर्फ एक पर्ची, जो कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होती है। उस प्रिस्क्रिप्शन में भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, बस उसमें कुछ पार्ट, कुछ थोड़ा बहुत दिख रहा होता है, जो कि डॉक्टर्स की राइटिंग होती है। कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, वही दिख रहा था। उसमें ना ही डॉक्टर का नाम, ना ही पेशेंट का नाम, ना ही मेडिकल का नाम, हॉस्पिटल का नाम, कुछ नहीं दिख रहा था। और एक अजीब सी बात थी कि उसके बॉडी पे लाल और नीला कलर का दाग, मतलब कलर का दाग लगा हुआ था। तो वहाँ पे जो टीम पहुंची थी, लोकल टीम, उसी में से एक ऑफिसर बोलता है कि सर, इसके बॉडी पे जो नीला और लाल कलर है, ये अक्सर मोतियों के फैक्ट्री में काम करने वाले के इंसान के मतलब शरीर पे होती है। एक्चुअली उसने पहले भी कुछ ऐसे केसेस सॉल्व कर रखे थे जिसमें उसने फैक्ट्री विजिट की थी और ऐसे ऐसे मतलब उन्हें देखा था कि उनके हाथों पे होता है जो फैक्ट्री में काम करते हैं। तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। उसके बाद पुलिस दो टीम गठित करती है। इस केस को सॉल्व करने के लिए दो टीम बनाई जाती है। पहले टीम से कहा जाता है कि एक काम कीजिए, आप जितने भी फैक्ट्री है मोतियों की, उसमें जाइए और पता कीजिए कि क्या कोई आदमी गुमशुदा है, फोटो दिखा के पूछताछ कीजिए। और सेकेंड टीम को कहा जाता है कि एक काम करो, ये पर्ची लो और इसको पूरा करो। तो दोनों टीम अपने निकल जाती है और कुछ दिनों तक छानबीन करती है, लेकिन किसी को कोई सुराग हाथ नहीं लगता है, ना ही पता कर लगता है कि कौन है, ना ही कोई बताता है, क्योंकि वो जहाँ शायद खोज गई थी वो जगह गलत थी। वहाँ के जहाँ पे लाश मिला वहाँ के आसपास एरिया में भी खोजा गया, मगर कोई कुछ मिला नहीं। तो अब क्या क्या बहुत दिनों की कोशिश के बाद कुछ हाथ नहीं लगा, तो जो दूसरी टीम थी, जिसे कहा गया था इस पर्ची को पूरा करने के लिए, उसे कहा गया एक काम कीजिए, आप शहर के सारे मेडिकल शॉप पे जाइए। होता क्या है कि अगर मेडिकल शॉप वाले के कंसल्ट होते हैं डॉक्टर से, लाइक कोई डॉक्टर है तो वो लिख देता है पर्ची और वो कोई एक पर्टिकुलर मेडिकल शॉप से बोलता है खरीदने के लिए। तो बहुत सारे मेडिकल शॉप वाले राइटिंग पहचान जाते हैं डॉक्टर्स की, क्योंकि सभी डॉक्टर्स की राइटिंग अलग होती है, तो मेडिकल शॉप वाले पहचान जाते हैं। तो फिर सब वो दूसरी टीम चली जाती है, पूरी यही काम करती है, कुछ दिनों तक खोजती है। तो फाइनली एक खुशी की बात है कि उनके हाथ लगता है वो मेडिकल। एक दिन वो छानबीन करते रहती है तो एक मेडिकल वाला बोलता है और पहचान जाता है ये डॉक्टर की राइटिंग, बोलता है ये इस डॉक्टर की राइटिंग है, मैं कंफर्म हूँ। तो पुलिस उसी बेस पे उस डॉक्टर के पास जाती है, उस डॉक्टर की क्लिनिक जाती है। तो उस वक्त तो डॉक्टर मरीज को देख रहा होता है, तो कुछ देर वेट करती है। तो जब मरीज को देख लेता है डॉक्टर, वो पता चलता है कि पुलिस आई इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो बुलाता है अंदर।
तो पुलिस वाले वो पर्ची दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहब ये आपकी पर्ची है, आपकी मेडिकल की आई मीन आपके हॉस्पिटल की पर्ची है? तो डॉक्टर एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ये तो मेरी ही पर्ची है। तो पुलिस का सवाल होता है कि क्या आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती है, कौन है क्या है? तो डॉक्टर कहता है कि देखिए सर, हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट आते हैं, अब हमेशा याद रखना ये पॉसिबल नहीं होता कि कौन ये किसकी है और किसकी नहीं। कुछ नए आते हैं, कुछ पुराने आते हैं, तो सॉरी मैं किसी तरह से आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि याद रखना ये पॉसिबल नहीं है। तो पुलिस को ये जो आखिरी उम्मीद थी निराशा हाथ लगती है। तो अब पुलिस वहाँ से चलती है। तो जैसे ही बाहर निकलती है, वहाँ पे बैठे हुए कुछ मरीज जो कि डॉक्टर के अब मतलब अपने नंबर का इंतजार करते हैं कि नंबर आएगा तो डॉक्टर बुलाएंगे। तो बाहर में पुलिस बात करती रहती है कि अब कैसे सॉल्व होगा केस, ये ऐसा ऐसा केस है, मतलब केस से रिलेटेड बात करते थे। तो वहीं पे बैठी हुई जो कि अपने नंबर का इंतजार करी थी एक औरत, एक महिला, वो सारी बातें ध्यान से सुनती है पुलिस की और कहती है सर हमारे मोहल्ले में एक महिला है जिसके पति कुछ दिनों से गायब है और वो भी खोज रही है अपने पति को। तो ये कहीं ना कहीं क्लिक करता है पुलिस के माइंड में। तो बोलता है, पूछते हैं पुलिस कि बताइए कहाँ पे वो मोहल्ला, तो वो बताती है, वो ले जाती है। तो पुलिस वाले पहुँचते हैं उस मोहल्ले में और उस महिला के घर पहुँचते हैं। पूछताछ करते उस महिला से जो अपने पति को खोज रही थी। तो पूछताछ में पता चलता है, बताती है महिला कि मेरे पति 19 जनवरी से गायब हैं। और पुलिस भी देखते हैं कि इनके पति 19 जनवरी से गायब है और हमें लाश मिली 20 जनवरी को। तो कहीं ना कहीं डेट मैच कर रहा था। पूछती है पुलिस का नाम क्या था? तो महिला उसका नाम बताती है अरमान शाह। नाम अरमान शाह, उम्र बताती है लगभग 45 से 48 साल के बीच। और ये जो लाश मिली थी उसकी भी एज लगभग पोस्टमार्टम से यही आई थी, 45 से 48 के बीच। तो कहीं ना कहीं डेट, टाइमिंग और एज सब मैच कर रहे थे। तो वो बोलते हैं चलिए काम कीजिए, हॉस्पिटल हमारे साथ चलिए, वहाँ पे आप देख लीजिए कि कहीं वही तो आपके पति नहीं है। तो लेडीज़ बोलते हैं ठीक है सर, क्या मैं अपने बच्चे को ले जाऊँ? तो बोलते ओके ले चलिए। एक्चुअली नर्वस हो गई थी, घबरा गई थी, आई मीन कि अचानक पुलिस वाले कोई भी आते हैं इंक्वायरी करें तो आप भी घबरा जाइएगा। तो वो भी घबरा गई थी। तो बोलते बच्चे को ले जाओ, तो बोलते चलिए ले चलिए। तो जब देखती है पत्नी तो वो सीधा इनकार कर देती है कि नहीं सर ये मेरे पति नहीं है। अब जो ये आखिरी होप थी पुलिस की कि उन्हें लग रहा था कि अब कामयाबी मिलेगी कि इसकी पता चलेगा कि इसका लाश है, वो भी फाइनली ख़त्म हो गई। तो माँ बेटा वापस जाने लगते हैं। तो उसी पुलिस वाले में से एक पुलिस वाला होता है जो कि बोलता है कि सर एक बार बच्चे से भी पूछ ले क्या, कभी कभी होता है कि सदमे में या फिर डर से कि कहीं मर ना गया हो, मतलब सदमा कह दीजिए, उसमें पहचान ना पाई हूँ या पहचान के बिना इग्नोर कर दिए हूँ। तो बोलता है ठीक है चलो देख लो बुला के। तो बच्चा को बुलाया जाता है और बच्चा वो लाश को देखते ही बोलता है ये तो मेरे पापा हैं। बच्चा कपड़े से पहचानता है। फिर उसके पिता के गर्दन पे एक बर्थ मार्क था, उससे पहचानता है। और उसके तावीज होती है उसके पापा पहनते थे, उससे पहचानता है। तो पुलिस के सस्पेक्ट बन जाती है उसकी वाइफ कि आखिर इन्होंने तो पहचान से इनकार कर दिया, तो कह सकते सस्पेक्ट बन गई उसकी वाइफ। अब होता क्या है कि उन्हें उसकी वाइफ को बुलाया जाता है, अरमान शाह की वाइफ को बुलाया जाता है और बोलते आपने झूठ क्यों बोला? तो बोली सर मैं कैसे मान लूँ कि मेरे पति मर गए हैं, मैं नहीं मान सकती। तो फिर क्या होता है कि पुलिस जाती है अपनी पुलिस स्टेशन और वहाँ पे अब केस को आगे बढ़ाने के लिए सोचती है, प्लानिंग करती है कैसे बढ़ाया जाए। तो जो सस्पेक्ट थी तो हफ्ते पहले उसकी वाइफ, उसके बारे में डिटेल निकालने की सोचती है। तो क्या होता है कि उसकी पूरी कॉल हिस्ट्री निकाला जाता है, उसके पति के साथ क्या रिलेशन, कैसे रिलेशन थे वो निकाला जाता है। तो मोहल्ले में पता किया जाता है कि इनका रिलेशन आपस में कैसा था कैसा नहीं था। तो मोहल्ले वाले बोलते काफ़ी अच्छा था, मतलब कहीं से कोई वीक पॉइंट नहीं मिला था कि साबित करे कि उसकी वाइफ ने कत्ल किया या मरवाया या जो भी किया। काफ़ी अच्छा, हर तरह से उसकी वाइफ को क्लीन चिट मिल गई। सस्पेक्ट एक ही था पुलिस के पास, उसे भी क्लीन चिट, क्योंकि इन दोनों सभी ने बताया कि इनके बीच बहुत प्यार था। हम मान ही नहीं सकते कि ये मारी होगी। एक दिन क्या होता है कि केस ऐसे ही बढ़ता है और एक दिन एक शख्स आता है
उस शख्स का नाम है सलमान। वो अचानक एक दिन पुलिस स्टेशन में आता है और वो कहता है कि सर मैंने अरमान शाह के कत्ल को होते हुए देखा है। मैं वहाँ का गवाह हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मैं आई विटनेस हूँ। तो पुलिस भी शौक हो जाती है और पूछे चलो भाई बताओ क्या तुमने देखा। तो कहती है बात है सर 19 तारीख की, मैंने 3 लोगों को देखा कि वो अरमान शाह को मार रहे थे। अब जबकि 3 लोग थे और मैं अकेला था तो मैं डर गया था मारते हुए देखकर। जब मैंने मारते हुए डर गया तो मैंने छुप कर देखा सारी चीज़ें कि वो क्या कर रहे हैं। तो काफ़ी डर गया था और एक्चुअली उसने ये भी बताया कि मैं पुलिस के पास नहीं आया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं पुलिस मुझे ना घसीट ले इस केस में, इसलिए मैंने नहीं आया। तो पुलिस ने भी सोचा कि चलो बात सही है कि सभी पुलिस से डरते हैं, केस में नहीं आना चाहते, बहुत ही लफड़ा होता है। तो अब कहा जाता है कि एक काम करो तुम, हम स्केच आर्टिस्ट बुलाते हैं, तुम इसे उसकी स्केच बनाओ तीनों की। तो बोलता है ठीक है सर बनवा देंगे। तो स्केच आर्टिस्ट को बुलाया जाता है और स्केच बनवाया जाता है। तो फाइनली 3 स्केच मिलते हैं। तो उस स्केच के बेस पे जहाँ पे मर्डर हुआ था, जहाँ पे गायब हुआ, मतलब जहाँ पे वो रहता था, सबको दिखाया जाता है, पूरा छानबीन किया जाता है कि कौन है ये लोग और कौन नहीं। तो आखिर में निराशा ही हाथ लगी, किसी ने मतलब उसको आइडेंटिफाई नहीं किया स्केच को। तो पुलिस सोचने लगी कि हो सकता है कि शायद कोई ना जानते या फिर ये गलती हो स्केच आर्टिस्ट की कि मतलब अच्छे से नहीं बना पाया, क्योंकि होता है कि चेहरा नहीं बन पाता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि अब तहकीकात आए करते तो कॉल रिकॉर्ड की छानबीन की जाती है। जब सस्पेक्ट थी पत्नी उस वक्त से ही कॉल की छानबीन की जाती थी। तो उसी में से सबको कॉल किया जा रहा था, सभी से कॉल किया जाता है सभी को। तो उसमें से एक सस्पेक्टेड नंबर मिला पुलिस को, वो नंबर था सलमान का। पुलिस ने मतलब जब वो बयान दिया कि सर मैंने देखा है कि कत्ल होते हुए देखा, उसके बाद तो काफ़ी बार आना जाना हुआ उसका पुलिस स्टेशन, क्योंकि पुलिस पूछताछ के बुलाते रहती है। तो सस्पेक्टेड नंबर था, सभी को कॉल किया जा रहा था, सभी रिश्तेदार को, सभी फ्रेंड को उससे कॉल किया जाता, जो भी कॉल में मोबाइल में नंबर सेव था अरमान का। तो उसमें सलमान का सस्पेक्टेड नंबर इसलिए हुआ क्योंकि सलमान का कॉल तो गया था, कॉल हिस्ट्री में तो सलमान था, लेकिन कभी उसने बताया नहीं कि मैं जानता हूँ अरमान को। तो फिर सलमान को उठाया जाता है और थोड़ी खातिरदारी की जाती है। पुलिस उठाती है उसे और खातिरदारी करती है। तो खातिरदारी के बाद फिर अपना मुंह खोलता है सलमान कि सर मैं स्वीकार करता हूँ, अपना जुर्म स्वीकार करता हूँ, मैं और मेरे 2 दोस्तों ने मिलकर इस कत्ल को किया। तो पुलिस बोलती है कि क्यों किया, वजह क्या थी। तो वो वजह जो बताता है आप भी शायद सुन के हैरान रह जाएंगे या चौंक जाएंगे, यार मतलब सिर्फ इतनी छोटी सी बात के लिए कत्ल किया। तो उसने बताया कि देखिए मुझे शक था कि अरमान शाह का मेरी बीवी के साथ गैर संबंध था, मुझे शक था। तो मैंने अपने दोस्तों से बताया और मेरे दोस्तों ने कहा कि चलो अगर तुम्हें शक है और बात सच है तो मार देते उसको। तो फिर ये तीनों जबकि आपस में अच्छे दोस्त थे तो कॉल किया और तीनों दोस्तों ने बुलाया, अरमान को बुलाया और फिर कत्ल किया। कत्ल की वजह सिर्फ एक छोटा सा शक था जिसकी पुख्ती भी नहीं थी, मतलब ये कंफर्म नहीं था कि वो अफेयर था, जस्ट उसे शक था, बस इसलिए कत्ल कर दिया। तो पुलिस ने कहा कि एक बात बताओ कि तुम नहीं भी आते तो शायद तुम्हारे बारे में पता नहीं चलता, तुम्हारे यहाँ पे रोल ही नहीं आता, तुम खुद ही क्यों आए हमारे पास, झूठा कहानी लेके खुद क्यों आए। तो उसने कहा देखिए सर मैं अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए आया था, मैं सोचा कि अगर मैं आके बताऊंगा तो आप शायद मुझ पर शक नहीं करेंगे, और मुझ पर शक नहीं करेंगे फिर इस स्केच के माध्यम से या फिर किसी और माध्यम से मैं आपको डाइवर्ट कर दूंगा ताकि आप मेरे दोस्तों पर भी शक ना करें और वो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए अपना होम टाउन चले जाएं। वो कहते हैं ना कि स्मार्टनेस अच्छी बात होती है लेकिन ओवर स्मार्टनेस नहीं। तो यार देखो किसने क्या खूब कहा है कि शक जहर से भी खतरनाक होता है, और ये सिर्फ एक शक के बिना पे उसने अपने दोस्त का कत्ल कर दिया। यही थी आज की कहानी। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की कहानी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो मैं कल फिर मिलूंगा रात को 9 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा।